जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ते थे धीर सिंह दावई शैक्षिक परिदृश्य की बुक और धीर सिंह दावई शैक्षिक परिदृश्य की बुक में आज हम आरटीई 2011 को पढ़ने वाले। इससे पहले भी हम आरटीई 2011 ही पढ़ रहे थे और आज के सेशन में आरटीई 2011 को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन ठीक इसी तरीके से जैसा कि अपन जनरली शुरू करते हैं, मोटिवेशनल कोट या विचार के साथ। तो आज मैं आपको एक जानी पहचानी सी स्टोरी हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की जानते हैं कि प्रहलाद राक्षस का बेटा होता है और भगवान विष्णु की आराधना करता है। हिरण्यकश्यप का बेटा होता है, भगवान विष्णु की आराधना करता है और हिरण्यकश्यप बहुत जद्दोजहद करता है कि वो भगवान विष्णु की आराधना करना छोड़ दो। शंकराचार्य के आश्रम में उसको भेजता है और कहता है कि इसको तुम इसका जो बिगड़ा हुआ मस्तिष्क है ना उसको तुम सुधारो, है ना, उसके लिए तो बिगड़ा हुआ ही था। तो शंकराचार्य उसको भेज देते हैं, तुम्हारा लड़का पता नहीं कहाँ से ये बेतुकी से भक्ति सीख के आ गया और हमारे आश्रम के शिष्यों को बिगाड़ रहा है ना, उनके लिए बिगड़ना ही हो। ऐसा करके वो जब नहीं मानता है तो अंततः फिर कैसे कैसे हिरण्यकश्यप अंत होता है। इस स्टोरी के थ्रू बस मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि विश्वास पे दुनिया का है ना। प्रहलाद को अनन्य विश्वास था, अनन्य, कि विष्णु घट घट में वास करते हैं, मतलब घट घट में राम है। तो खंबे में राम का कहा तो प्रहलाद ने कहा कि हाँ मेरा प्रभु है, मेरा ईश्वर इस खंबे में भी है। तो फिर जैसे तैसे स्टोरी आगे बढ़ती है और फिर नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप को मारा जाता है। तो ये स्टोरी ये बयां करती है कि आपका विश्वास बहुत बहुत पावरफुल होता है ना। आप किस किस पर शक करेंगे, कहीं ना कहीं जाकर तो आपको ठहरना पड़ेगा ना। आप एक बार क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, 2 बार क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, 3 बार क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, अल्टीमेटली आके तो आपको मानना पड़ेगा ना। आप कोई भी प्रमेय वगैरह करते हैं तो इसको सिद्ध कीजिए, ठीक है, आपने उसको सिद्ध किया, उसके लिए जो आपने कंटेंट इस्तेमाल करा, उसके लिए जो सामग्री इस्तेमाल करी, उसके लिए जो फैक्ट तथ्य इस्तेमाल करा, उसको आपने माना कि ये एज इट इज है, मैं इस पर बिलीव करता हूँ। मान लो गिनती है, आप मैथ करते हैं, कोई प्रमेय करते हैं, तो आप क्या गिनती भी क्वेश्चन उठाएंगे क्या कि गिनती में क्यों मानू कि गिनती सही है, 1 के बाद 2 ही आता है, क्यों मानू 1 के बाद 10 क्यों नहीं आ सकता, है ना। तो हर जगह क्वेश्चन नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं आपको एक आधार मानना होगा, एक बेस मानना होगा और उसके बलबूते आप कुछ और कर सकते हैं, है ना। तो मूल क्या है, मूल कोर क्या है, एक विचार। आपने बस ये मान लिया, एक विचार, सूक्ष्म विचार, है ना, कि हाँ ये सार्वभौमिक ट्रुथ है ना। वो बात सभी मानते हैं, इस वजह से ये सच है, मतलब कोई बात सभी मानते हैं, इस वजह से वो सच हो गई। तो बस ये है कि मैं ये इस वजह से बता रही हूँ आपको कि कोई भी टाइम टेबल हो, कोई भी आपकी बुक हो जो आपको लग रहा है कि ठीक है, देखो हमें लगना सबसे बड़ी बात होता है। अगर आपको लग रहा है कि ठीक नहीं है तो आप उसको मत लो, अगर आपको लगता है कि ये ठीक है तो फिर उससे फॉलो करो। कल आपको कुछ और लगेगा, परसों कुछ और लगेगा, तो कब तक भागेंगे, है ना, कब तक हर रोज नया टाइम टेबल बनाएंगे। तो किसी एक पर रिलाय करके स्टिक रहिए। हो सकता है कि नहीं फॉलो, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, तो आप क्या कहते हैं कि ये टाइम टेबल ही गलत है। ऐसा तो मतलब ऐसा कोई फॉलो होता है क्या कि 7 बजे उठ के पढ़ो, मतलब 7 बजे उठते ही पढ़ने बैठ जाओ, प्रॉपर टाइम पे सो जाओ, वगैरह वगैरह जो भी आपने बना रखा आपको, ठीक है। तो आप उसी में गलती निकालना शुरू कर देते। ये कहें कि हाँ मुझसे आज नहीं हुआ, जितना हो उतना ठीक है, कल से वापस से करूंगा, ठीक है, मैंने 80% या फिर 80% तो बहुत ही अच्छा आंकड़ा, सब 80% करते, 40% करिए, ठीक है मैंने 40% कर लिया, 60% बाकी तो मैं कर लूंगा। ये बात कहने से आप ईमानदार साबित होते अपने आप की नजरों में। अगर आपसे भी कोई ये बात आके कहे ना कि मेरी टाइम टेबल बनाया मैं फॉलो, देखो मैं बहुत ज्यादा समय ले लूंगी, फिर थोड़ा सा क्या करना पड़ते हैं कि मैंने टाइम टेबल बनाया, वैसे उनको मतलब ऐसा मेरे से फॉलो नहीं हो रहा, मैं 40% फॉलो कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि यार धीरे धीरे हो जाए। तो उसके प्रति आपको एक पॉजिटिव वाइब आएगी। अगर कोई ऐसा कहेगा तो यार समझदार, या फिर यूं की कोशिश कर रहा है ना, और एक दिन जरूर कर लेगा, कोशिश कर रहा है, एटलीस्ट नहीं भी करेगा तो भी 40%, अगर वो 40% नहीं चलता रहा तो भी बहुत बहुत ठीक है। लेकिन अगर कोई एक दूसरा कोई आके कहता है कि नेगेटिविटी फैलाता है कि तो बेकार है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, वो नहीं होता, तो उसके प्रति आप क्या फील करेंगे। तो ठीक है, ऐसा ही होता है, जैसा आप करते हैं ना वैसा आपके अंदर से रिस्पॉन्स आता है। अगर आप ईमानदार होते तो सब ट्रैक पे चलती चीजें, सब ठीक ठाक ही लगता है आपको। अगर आप ही अपने आप के साथ ही ऑनेस्ट नहीं है ना, तो सब आपको सब गलत ही दिखेगा फिर, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बातें नहीं करेंगे, पर शुरू करते हैं आज का सेशन। आज आरटी 2011 के बारे में पढ़ेंगे। पर आरटी 2011 में हम नियमों को पढ़ते हैं ना, आरटी 2011 के कुछ नियम देखने हमको। तो आज हम सब कुछ खत्म करेंगे, मतलब
आरटी 2011 का जितने भी नियम हमने पढ़े थे, आरटी 2011 में जितने भी भाग है 10 भाग है, 29 नियम है। तो जितना भी हमारा बचा हुआ पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ अपन आज की सेशन में अपन देखो अपन पढ़ेंगे कुछ एक भाग 10 जिसमें नियम 29 के बारे में गिवन है, मतलब लास्ट नियम है। और देखो थोड़ा सा इमेजिनेशन के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे। लास्ट पेज में हम कुछ पांच पॉइंट्स को पढ़ते हैं, 5-6 बिंदुओं को पढ़ते हैं, यानी 5-6 नियमों को पढ़ते हैं। सेकेंड लास्ट पेज में हम अध्यापक से ध्यान रखेंगे। बाकी जो 2 पेज है ना उनको अध्यापक से ध्यान रखेंगे। एक में अध्यापक के दायित्व है तो एक में अध्यापक के कर्तव्य है, अध्यापक के दायित्व वगैरह, और एक में अध्यापक के कर्तव्य वगैरह, एक में अध्यापक की शिकायत। ठीक है, 3 पेज है, मोटा मोटी ध्यान रखो कि 2 पेज में शिक्षक के बारे में जानकारी दी मैंने, और लास्ट पेज में कुछ 5 से 6 बिंदु, एक थीम पकड़ लो कि ये है बस, है ना। बाकी उसके इर्द गिर्द चीजों को ध्यान रखना है। फर्स्ट पेज में बता रखा है कि अध्यापक के क्या क्या दायित्व हो सकते हैं, फिर छात्र शिक्षक अनुपात कितना हो सकता है, फिर शिक्षा अधिकारी के बारे में जानकारी दी मैंने, फिर रिजल्ट वगैरह जो उनको प्रमाण पत्र मिलते हैं उनके बारे में जानकारी दी मैंने। तो मोटा मोटी अधिकारी, टीचर, इस तरह की इन्फॉर्मेशन है। सेकेंड पेज में जैसे शिक्षक कहाँ पे, अध्यापक को कोई प्रॉब्लम है तो शिकायत कहाँ करेगा, मम्मी पापा को कोई दिक्कत है तो कहाँ शिकायत करेंगे, और एक बाल संरक्षण आयोग के बारे में जानकारी दी मैंने, फिर बाल संरक्षण आयोग में शिकायत कैसे कर सकते हैं, मतलब सारी बातें शिकायत से जुड़ी, ये ध्यान रखें। और फिर एक है कि राज्य सलाहकार परिषद करके, ठीक है। तो ऐसा मोटा मोटी ध्यान रखो, या फिर यूं ध्यान रखो कि इसमें बच्चे का जिक्र है, मम्मी पापा का जिक्र है, टीचर का जिक्र है, तीनों ही है इसमें, है सेकंड वाले पेज में। लास्ट वाले पेज में कुछ बिंदु है, डैश करके ध्यान रखो, कोई XYZ हेडिंग कुछ भी खाली पॉइंट से ऐसा ध्यान रखो। तो इसे किसी एक फिगर बना लिया। अब थोड़ा सा इनको जूम करने की कोशिश करते हैं। पहले पेज में बताया कि अध्यापक की क्या क्या कर्तव्य होते हैं, क्या क्या ड्यूटीज होती है। तो देखो एक अध्यापक के कर्तव्य ये सारे सेंट्रल कर्तव्य कि सिलेबस पूरा कराना, स्कूल टाइम से आना, बैठ के वगैरह करना, मीटिंग में भाग लेना, है ना, कोई शिक्षण प्रशिक्षण प्रोग्राम होता है तो उसमें जाके भाग लेना, ये सब। इसके अलावा छात्र शिक्षक अनुपात कितना होगा, तो देखो 10% से ज्यादा सीटें खाली नहीं होगी किसी भी स्कूल में। छात्र शिक्षक अनुपात आप जानते हैं ना, एक तो 40:1 का होता है, 35:1 का होता है। छोटे बच्चों के लिए 40:1 का, बड़े बच्चों के लिए 35:1 का अनुपात होता है। इसके अलावा ना कुछ बातें और भी बनी, जैसे आपके स्कूल में कितनी सीटें खाली है ये सोचना आप हायर अधिकारी तक पहुंचाओगे तो कैसे पहुंचाओगे, यहाँ ना डेट के थ्रू बता रखा था, 10 मई है, 10, फिर 20 और 15, ऐसा कुछ ध्यान रखोगे। देखो मैं आपको एक मोटा मोटी फिगर, मतलब एक आइडिया दे दी। इसके बाद आप PDF पढ़ेंगे ना तो आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा कि मुझे चीजों को इस तरीके से देखना है। बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लेंगे, मुश्किल से अपन 5 मिनट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप खाते छात्र शिक्षक अनुपात। तो अगर आपके स्कूल में छात्र शिक्षक, मतलब अगर रेशियो बराबर मेंटेन नहीं हो रहा है तो आप लोक शिक्षा अधिकारी को कहेंगे, वो जिला को कहेगा, मतलब वो अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी कहेगा, और जिला शिक्षा अधिकारी निदेशक को कहेंगे, और मतलब कहेगा और निदेशक फिर राज्य सरकार तक सूचना पहुंचाएगा। तो मोटा मोटी इस तरीके से ये सूचना आगे ट्रांसफर होगी। अलग अलग डेट की बने, 4-5 डेट की बने, उसको ध्यान रखेंगे कि इस समय से इस समय को इस पर पहुंचती सूचना, इस समय को यहाँ पहुंच जाती, इस समय यहाँ पहुंच, ऐसा करके बस ध्यान रखोगे। इसके अलावा ध्यान रखेंगे अधिकारी। तो इसमें शिक्षा अधिकारी के बारे में हल्का सा ऐसा बता रखा था कि कोई शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति होती है ब्लॉक स्तर पर शायद, और वो अमुक काम करता है, जैसे कि टीचर के लिए प्रशिक्षण और बच्चों के लिए मूल्यांकन और पाठ्य पुस्तक आयु के अनुरूप बनवाना। कुछ 2 बिंदु थे, इस तरीके से मोटा मोटी जानकारी। प्रमाण पत्र को लेकर कुछ जानकारी कि आप परीक्षा देंगे, उसके बाद 1 महीने के भीतर आपको रिजल्ट मिलना चाहिए, और ये रिजल्ट न सिर्फ आपकी पढ़ाई के बारे में बताएगा, आपकी सह शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में भी बताएगा। बस इतना ही बनेगा। तो बहुत थोड़ी सी बातें, बहुत मायने सी, है ना। अब सेकंड पेज में हम शिकायत कैसे करेंगे, मम्मी पापा कैसे करेंगे, टीचर कैसे करेगा, है ना, और बाल संरक्षण में शिकायत कैसे करी जा सकती है, और राज्य सलाहकार परिषद, है ना। तो देखो मम्मी पापा शिकायत कैसे करेंगे कि पहले टीचर की शिकायत देख लेते हैं। टीचर शिकायत कहाँ करेगा, टीचर देखो शिकायत तो SMC में ही करेगा, दोनों SMC में ही करते हैं शिकायत, तो मम्मी पापा और टीचर। इसके अलावा ये है कि प्राइवेट स्कूलों में शिकायत के लिए एक तंत्र गठित किया जाएगा, है ना। अगर वहाँ SMC नहीं है तो और कोई तंत्र जो भी
ठीक समझिए। इसके अलावा कुछ अगर एसएमसी से टीचर सहमत नहीं है, उसके निर्णय से सहमत नहीं है, तो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सहमत नहीं तो जिला शिक्षा अधिकारी। इस तरीके से होता है। 7 बिंदु है, बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ सहमत नहीं, यहाँ है। वैसे तो जिले में 3 महीने के भीतर कोई ना कोई निर्णय दे दिया जाएगा। अगर उससे भी सहमत नहीं तो फिर आगे, ठीक है। इस तरीके से कुछ बेसिक बातें इतना ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मोबाइल पर शिकायत कहाँ करेंगे, इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, ये भी एसएमसी को ही करेंगे और रजिस्टर्ड करी जाएगी इनकी शिकायत। फिर कभी बैठक वगैरह हुई तो उठाया जाएगा मुद्दा सबके सामने, और जिसने शिकायत करी है, जिसके खिलाफ करी, दोनों को बुलाया जाएगा। और फिर बस यही कि अगर ये भी मतलब अभिभावक भी सहमत नहीं है तो ये बाल संरक्षण आयोग में शिकायत कर सकते हैं, ठीक। जिला स्तर पर कर सकते हैं। 3 महीने के भीतर सुनवाई वगैरह हो जाएगी। फिर बाल संरक्षण आयोग में करने के लिए तो स्वतंत्र है ही सही। इसके अलावा फिर बाल संरक्षण आयोग के बारे में बता रखा है नेक्स्ट में कि बाल संरक्षण आयोग में देखो क्या क्या बताया आपको। तो टीचर शिकायत कहाँ करेगा, मोहन पर शिकायत कहाँ करेंगे, और बाल संरक्षण आयोग को ओपन पढ़ेंगे थोड़ा सा, उसके बाद अपन राज्य सलाहकार परिषद को बढ़ेंगे। बाल संरक्षण आयोग राज्य सरकार स्थापित करेगी, ये अलग पॉइंट है। और नेक्स्ट है कि बाल संरक्षण आयोग में शिकायत कैसे करें, तो टोल फ्री नंबर से कर सकते हैं। फिर है कि राज्य सलाहकार परिषद के बाद, फिर राज्य सलाहकार परिषद के बारे में कुछ बता रहा है। तो राज्य सलाहकार परिषद में यहाँ कुछ है ना, ये है कि राज्य सलाहकार परिषद में 14 सदस्य होते हैं। इसके साथ कुछ 1-2 और बिंदु है ना। तो ये कुछ बेसिक बात है कि पेज नंबर 2 में। अब पेज नंबर लास्ट पे जाते हैं। तो लास्ट पेज में ना 4 से 5 बिंदु गिवन है। धारा 28 है, ये राज्य सलाहकार परिषद वाली जो धारा है 28 ही नियम छोटी धारा नहीं। तो इसमें ना कुछ बेसिक से पॉइंट्स गिवन है, जैसे इसकी सदस्यता को लेकर के राज्य सलाहकार परिषद की सदस्यता समाप्त कैसे होगी। तो आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं, काम नहीं करते हैं सही से, और या फिर 2 साल पूरे हो गए, ऐसा कुछ बेसिक रीजन है ना, जिसके कारण आपकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। एक विभाग होगा जो इसको सपोर्ट करेगा राज्य सलाहकार परिषद को। और इसके अलावा और कुछ बातें थी, जैसे कि महिलाएं इसके सदस्य होंगी। एक एसटीसी महिलाएं, अभी एक सदस्य एसटीसी का होगा, एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में जानकारी रखने वाला होगा, एक पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जानकारी रखने वाला होगा, और एक नॉर्मल एजुकेशन के बारे में थोड़ी अच्छी जानकारी रखने वाला इसका सदस्य होगा। ये सारी बातें इसके सदस्य को लेकर ही और सदस्य को लेकर ही। और देखो एक आधा पॉइंट है, कुछ बिंदु और है, इतना बहुत ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अब बस 29वां नियम बात करते हैं कि अगर आपको कोई भी शिकायत हो तो आप शिक्षा विभाग में शिकायत कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक ड्राफ्ट दिया है ना, कि लास्ट में कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखोगे, और उससे पहले वाले पेज में शिकायतें ध्यान रखोगे, है ना, मतलब बच्चा टीचर सब है। और इससे पहले वाले पेज में आप कर्तव्यों को ध्यान रखेंगे, है ना, टीचर के कर्तव्य, ठीक, मतलब अधिकारी टाइप कुछ हल्का सा डिस्कशन थोड़ा सा लिखेंगे। फिर अपन ताकि चीजें थोड़ा सा, तो गांधी जी कहते हैं कि जब तक 3H का नियम काम नहीं करता, हालांकि लास्ट में 4H यानी चौथा जो जोड़ हेड है और हार्ट है, जब तक ये तीनों चीजें नहीं चलती कोई भी चीज व्यवस्थित तरीके से याद नहीं हो सकती। तो थोड़ा बहुत लिखेंगे नहीं, क्योंकि जब हमारा हाथ चलता है तो 2 ज्ञानेंद्रिय एक्टिव, 2 से 3 ज्ञानेंद्रिय है ना, हमारी आँख, हमारा ब्रेन, हमारा हाथ, कोऑर्डिनेशन से होता है लिखने का, तो इससे हम ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो RTE 2011, ठीक है। RTE 2011 में मैंने कहा हम 3 पेज पढ़ेंगे आज, तो 5 मिनट में देखेंगे हमें कौन कौन से पेजेस कवर करा है। पेज नंबर 68, 69 और 70 तक पढ़ा है। एक्चुअली हमने पेज नंबर 68, 69 और 70 ये 3 पेज पढ़े। थोड़ा सा मैं फिगर आउट करूंगी पेज को, ताकि आपको अगर आप बुक पढ़े ना तो चीजें व्यवस्थित तरीके से ध्यान रहे, है ना। अगर आप ऐसे ही सुन रहे हैं तो ठीक है, एक बेस तैयार होगा, उसके बाद थोड़ा सा PDF रीड करेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। 68 टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर एक्सपीरियंस किया, 68, 69 और 70 देखो ये 3 पेज है। तो हम इन तीनों में क्या क्या देखते हैं। यहाँ मैंने कहा था कि आपको यहाँ कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना है। यहाँ शिकायत मतलब तीनों की, बच्चे और टीचर, यहाँ पे आपको टीचर मतलब अधिकारी टाइप। अब इस पेज को दोस्तों में बांटोगे ना, इससे क्या होता है, चीजें बहुत आसानी से याद हो जाती है, क्योंकि मैं अगर फिगर बनाऊंगी तो आपके सामने भी वही छवि क्रिएट होगी अगर आप बुक देखते हैं तो।
यहाँ देखो, यहाँ बता रखा है पेज के ऊपर साइड, अध्यापक के क्या दायित्व होंगे, अध्यापक के दायित्व है। उसके बाद अच्छा चलिए दो करिए, अध्यापक के दायित्व के बारे में जानकारी है। यहाँ छात्र शिक्षक अनुपात, क्या अनुपात होगा, ये भी अध्यापक से जुड़ी हुई बात है। ठीक, यहाँ बताते हैं कि शिक्षा अधिकारी, शिक्षा अधिकारी, यहाँ थोड़ा सा बता रखा है प्रमाण पत्र के बारे में, प्रमाण पत्र के बारे में। इससे क्या होगा, इससे आपको चीजें ठीक वैसे ही याद रहेगी जैसा कि मुझे याद है। ठीक है, प्रमाण पत्र, तो ये एक पेज को दो हिस्सों में बांटो ना, तो यहाँ इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। इसके अलावा देखो, जानती है छात्र अध्यापक और अध्यापक के दायित्व जानती है, इसमें 2 पॉइंट्स हैं। मैंने आपको बताया कि एक तो जनरल कुछ, दूसरे पॉइंट में गिवन है कि सिलेबस कंप्लीट करवाना और टाइम से आना और बेड को शामिल करना। पहला पॉइंट थोड़ा मिस रखेंगे। ठीक है, अनुपात में कुछ अनुशासनात्मक कोई एक देखो, कुछ बिंदु कुछ समय काल गिवन है, 10, 20 और 15 है ना। यहाँ अप्रैल है, यहाँ मई है, यहाँ भी मई है और यहाँ जून है। मैंने आपको कहा था ना कि अगर सीटें दिखते तो सूचना आगे से आगे स्थानांतरित होती रहेगी। और एक और कोई 2 और पॉइंट है कुछ हल्के से कि अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, कोई शायद धारा 25 शायद, अगर कि इसकी पालना नहीं होती ना तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। और इस तरीके से कुछ एक आधा पॉइंट होता। और शिक्षा अधिकारी में 3 बिंदु थे, है ना, 3 पॉइंट थे अंदर कि शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति होगी, शिक्षा अधिकारी मूल्यांकन, फिर शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति करेंगे और शिक्षा अधिकारी मूल्यांकन का मतलब सबके लिए काम करेगा, टीचर के लिए, बच्चे के लिए और पाठ्य पुस्तक बनाने के लिए, ऐसा करके कुछ 3 पॉइंट थे। प्रमाण पत्र में ये प्रमाण पत्र में यहाँ है ना 2 पॉइंट्स गिवन थे कि प्रमाण पत्र, बच्चे को प्रमाण पत्र देना होगा तुरंत, है ना, और ये आपके ज्ञानात्मक भाग को बताएगा, ज्ञानात्मक नॉलेज को बताएगा। दूसरा ये है कि बस थोड़ा सा और पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा ये कि ये आपके को करिकुलम एक्टिविटी का भी प्रमाण होगा। बस 1 मिनट देखेंगे, मुश्किल से है। ठीक है, तो देखो 69 में मैंने कहा ना आपको, अध्यापक कहाँ शिकायत करेगा, है, और अभिभावक कहाँ करेगा। ठीक है, और बाल संरक्षण आयोग, फिर बाल संरक्षण आयोग में शिकायत, और फिर लास्ट में राज्य सलाहकार परिषद, ऐसा करके कुछ पेज के 200 बांटो और ध्यान रखो। यहाँ लास्ट में इसको 200 बांटोगे तो यही वाला पॉइंट है राज्य सलाहकार परिषद, और इसी के कुछ 4-5 पॉइंट्स है यहाँ। ठीक है, और यहाँ लास्ट में खत्म हो जाएगा, भाग 10 प्रकीर्ण करके आएगा, यहाँ 1 पॉइंट आएगा। मैं आपको ऐसे ही याद करा, इस वजह से ऐसे बताऊंगी। अध्यापक शिकायत कैसे करेगा, वो एसएमसी एसडीएम करेगा, है ना, इसके सचिव कौन है, इसके प्रदेश सचिव कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है, ये सब बताएंगे हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा। और फिर अगर प्राइवेट स्कूल में भी होगा, नहीं सहमत तो आगे जा सकता है जिले पे, अभिभावकों में ठीक वैसा ही है ना, एक दोनों को बुलाएंगे, एसएमसी में शिकायत करेगा और बाल संरक्षण आयोग में जा सकता है, रजिस्टर करनी होगी, सबके सामने सुनानी होगी, ये सारे पॉइंट्स। बाल संरक्षण का गठन किया जाएगा राज्य सरकार में, बस 1 मिनट है ना, सरकार गठन करेगी और बाल संरक्षण के खिलाफ शिकायत करी जा सकती है, मतलब टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करके कर सकते हैं इसमें शिकायत। राज्य सलाहकार परिषद, इसमें एसटीएससी होगा, 3 सदस्य होंगे जो नॉलेज रखते होंगे, है बच्चों के बारे में, विशेष आवश्यकता वाले के बारे में, पूर्व प्राथमिक के बारे में, शिक्षा के बारे में, 3 ही है। ठीक, शिक्षा के बारे में इस तरीके से कुछ बेसिक से बातें हैं और ज्यादा नहीं। और इसी को आगे कंटिन्यू करें तो यहाँ कुछ पॉइंट्स और है, जैसे इसके सदस्य वगैरह, सदस्यों को लेकर के इसके सदस्य की समाप्ति ऐसे हो जाएगी, सदस्यता की समाप्ति ऐसे होगी, और एक विभाग, एक कोई दूसरा विभाग होगा जो इसको सपोर्ट करेगा, एम्फेसाइज करेगा। इसके पॉइंट थोड़े से टेक्निकली उनको ध्यान रखने की जरूरत है ना। और यहाँ लास्ट में प्रकीर्ण करके शिक्षा विभाग 29 धारा ये कहती है कि प्रकीर्ण भाग, 29 धारा का नाम प्रकीर्ण है, 10वें भाग का नाम प्रकीर्ण है, उसमें धारा 29 आती है जो कहती है कि शिक्षा विभाग में शिकायत करेंगे। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, छात्र शिक्षक अनुपात के बारे में कौन से नियम है। ठीक है, थोड़ा सा बस जल्दी करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इसी से अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, देर से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, जय हिंद।